is brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है किताब वाला। इस हफ्ते की किताब है द हाउस ऑफ सिंधिया। इसे रोली बुक्स में छापा है, 395 रुपए इसकी कीमत है। द हाउस ऑफ सिंधिया, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग, और इसे लिखा है राशिद किदवई ने, वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट और कई शानदार किताबों के राइटर, जैसे जो भी मुझे तुरंत सबसे पहले ध्यान आ रही है वो है 24 अकबर रोड, नेता अभिनेता, और इसके अलावा भी आई एम श्योर कई किताबें होंगी जो मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रही हैं। अभी आप किताब वाला में राशिद किदवई और उनकी किताब हाउस ऑफ सिंधिया का परिचय सुन रहे थे, लेकिन अब एक ज़रूरी सूचना आ गई। और आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट में कोई खराबी आ गई क्या, क्योंकि कोई तस्वीर नहीं दिख रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है। हम अक्सर आवाज़ के सहारे भी चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा आवाज़ के सहारे ही समझने की कोशिश भी। ऐसी एक कोशिश होती है ऑडियो बुक सुनना। ऑडियो बुक वो लोग प्रेफर करते हैं जिन्हें वक्त नहीं मिल पाता और वो मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, तो दूसरे काम के साथ साथ ऑडियो बुक भी सुन लेते हैं। ऑडियो बुक का ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिस पर आपको तमाम किताबें पढ़ने को मिलती हैं। अगर आप इस तरह की किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं, और चूंकि आप लल्लन टॉप के दर्शक हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको डिस्काउंट कोड उसमें फीड करना होगा, और वो डिस्काउंट कोड है L कैपिटल में, T कैपिटल में 20, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, और कोड है LT20। तो आप ऑडियो बुक्स भी पढ़िए और हार्ड कॉपी भी पढ़िए और देखते रहिए किताब वाला। चलिए अब आगे की बातचीत शुरू करते हैं। राशिद किदवई साहब की राइटिंग की जिस एक खासियत की तरफ मैं बातचीत से पहले आप दर्शकों को का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है कि ये एनेक्डोट्स के जरिए थ्योरी समझाते हैं, और मुझे लगता है कि ये किसी भी विषय को समझाने का, चाहे राजनीति हो या कोई और चीज, सबसे सही तरीका है। और इसीलिए मेरे जैसे पॉलिटिक्स के स्टूडेंट राशिद किदवई की राइटिंग से, चाहे वो कॉलम हो या फिर किताबें, बहुत सीख पाते हैं। राशिद किदवई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में। शुक्रिया सौरभ, और आपने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा। क्योंकि एक लेखक का देखिए सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसका जो पाठक हो, अगर उसको वो चीज अच्छी लगे या उसका जो प्रयास है, कमियां जरूर होती है, इस किताब में भी बहुत सारी कमियां हैं, कुछ टाइपो एरर है, वो भी आपने मुझे पॉइंट आउट किए हैं, जो मैं अगले एडिशन में दुरुस्त करूंगा। लेकिन जो फीडबैक होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो किताब पढ़ी जाए, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। थैंक यू सर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस किताब के चैप्टर्स पर आऊं, उसमें बयां किए गए एनेक्डोट्स पर आऊं, ये ख्याल कैसे आया आपको कि अभी सिंधियास पे किताब लिखनी चाहिए? देखिए सौरभ, देखिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो राजनीति से जुड़े लोगों के ऊपर ज्यादा किताबें लिखी नहीं जाती है। लिखी जाती हैं या तो उनके गुजर जाने के बाद में लिखी जाती हैं या उनकी तारीफ में लिखी जाती है। कुछ किताबें किसी जो पब्लिक फिगर्स होती हैं, पर्सनालिटी होती है, राजनेता होते हैं, उनके मतलब उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से भी लिखी जाती हैं। एक जो जर्नलिस्टिक जो एडवेंचर कह लीजिए या रिसर्च होती है, या ये कि कंटेम्प्ररी जो हमारे देश की जो आज राजनीति है उसके बारे में, उसके जो किरदार हैं, उससे हम लोगों को रूबरू कराएं, इसका कम से कम मैंने बहुत ज्यादा किताबें उस संदर्भ में नहीं देखी है। तो मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि ये तमाम लोगों को करूं। और पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसी ध्यान आया कि ये तो बड़ा एक अजीब चीज है, ये देश में नहीं पूरे विश्व में एक अपना एक किस्म का एक उदाहरण होगा, जो 1731 में एक क्या कहते हैं कि डायनेस्टी शुरू हुई, राजघराने की एक बुनियाद पड़ती है, वो भी उसकी दिलचस्प चीजें हैं जो किताब में जिक्र है। और वो रहती है 1947 में, देश का जो है आजादी मिलती है, और वो जो उस जमाने के जो शासक होते हैं वो राज्य प्रमुख यानी गवर्नर हो जाते हैं। और उसके बाद में गवर्नर का जैसे खत्म समय खत्म होता है 56 में, तो 57 में उसी परिवार से लोकसभा में आ जाती हैं महारानी। और तब से और आज तक बिना किसी मतलब एक दिन की भी कमी से वो
भारतीय संसद में या भारतीय जो स्टेट असेंबली होती है राज्य की, उसमें उनका प्रतिनिधित्व रहा है, मतलब जनता का उन्हें एक तरीके से सील ऑफ अप्रूवल मिली है। तो ये सौरभ मेरे नजर में एक यूनिक, एक अनूठी गाथा है पूरे, हम देखेंगे अगर विश्व के इतिहास में भी ऐसा बहुत मुश्किल है किसी भी देश में, खासतौर से लोकतंत्र में इस तरह की चीज होना बहुत ही अजूबा है। और मुझे लगा कि ये कैरेक्टर बहुत दिलचस्प है, इनको आप जैसे लोगों से रूबरू कराओ। थैंक यू, आपने इस तरह से सोचा। इसमें जो मुझे मतलब पॉलिटिशियंस के बारे में तो हमें उम्मीद थी कि हम पढ़ेंगे ही, चाहे वो राजमाता विजया राजे सिंधिया हो, माधवराव सिंधिया हो, यशोधरा, वसुंधरा, इन सब के बारे। इनफैक्ट मुझे यशोधरा के बारे में चूंकि कम जानकारी है लोगों को, कि पॉलिटिकली देखें तो उनका कद बाकियों के मुकाबले उतना नहीं है, दो शी इज मिनिस्टर इन एमपी कैबिनेट। लेकिन जब आप वसुंधरा को देखते हैं जो मुख्यमंत्री रही हैं 10 बरस, या माधवराव को देखते हैं जो मंत्री रहे केंद्र में, या ज्योतिरादित्य हैं जो अभी एक न्यूज में है लगातार, या राजमाता जो विजया राजे सिंधिया जो फाउंडिंग मेंबर रही। लेकिन यशोधरा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, खासतौर पर वो कन्विक्शन, जब वो एक टफ कॉल लेती हैं कि मुझे डॉक्टर भंसाली से शादी करनी है, सारी अपनी रॉयल उसको छोड़ के और ऐशो आराम को छोड़ के यूएस शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर वापस आकर किस तरह बनाती हैं, तो वो बहुत दिलचस्प था। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुझे लगा सिंधिया परिवार का इतिहास जानना। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले दर्शकों को वो वाला प्रकरण बताएं जिसमें इनके पूर्वज चप्पलें थामे रहे थे पेशवा की, और उसकी वजह से मतलब दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि फिर उनके कद में इजाफा हुआ। जी सौरभ, देखिए उमूमन क्या होता है कि जितने भी हम राजे महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं या जो उनका इतिहास होता है, उसमें बड़ी मतलब आभा मंडल बहुत होता है, और कहा जाता है कि वो इतने चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, और वो जिस तरीके का एक जो डिवाइन राइट की एक थ्योरी है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं कि वो आम इंसान से अलग थे। और यहाँ एक हमें एक ऐसे राजे महाराजाओं महारानियों का हमें एक इतिहास मिलता है जहां वो खुद अपनी जबान से अपने आप को बहुत ही एक मामूली और साधारण इंसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पूरी इतिहास है और उसका बड़ा दिलचस्प शुरुआत भी, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसका एक जी छोटे प्लीज। से अंश का उल्लेख करना चाहूँ कि जो राणा शिंदे जो थे, जो पहले जिन्होंने सिंधिया साम्राज्य की दागबेल डाली, वो जो थे वो एक बहुत ही अदना से एक वो अटेंडेंट थे, मतलब सिपाही भी नहीं थे, बल्कि जो एक लोगों के साथ में लोग होते हैं उसमें होते हैं, और वो पेशवा के साथ में कहीं जाते हैं, रात का समय है, और उस जमाने में वहां एक अजीब टाइप का प्रचलन था कि जूते के अंदर जहर रख दिया जाता था कि आदमी पाँव में जूता डाले और वो वहीं खत्म हो जाए। तो जब पेशवा जहां भी मिलने गए होंगे या जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या करा कि जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि उनका ये जो सहायक है वो जूते को, उनको जूते नहीं नजर आए, तो उन्होंने खींच के इधर उधर देखा और देखा कि वो जूते जो है उसने अपने हृदय से सीने से लगा करके लेटा हुआ है, सो रहा है। तो उन्होंने उसको, कहा तो ये भी जाता है कि लात मारी, लेकिन लात हो सकता ना मारी हो क्योंकि हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, तो आंखों देखा हाल नहीं बता सकते। तो उससे उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों जूते मेरे, तो उसने कहा कि मैंने इसलिए किया रखा था कि आपको सरदार, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। तो उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने उसको जो था एक अपना अंगरक्षक बना दिया, और उसके बाद फिर जिसे हम कहते हैं कि देयर इज नो गोइंग बैक, पीछे मुड़ के देखना नहीं। तो इस तरह के एक साधारण बैकग्राउंड की जो है ये सिंधिया परिवार की मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है। बाद में भी मैंने जिक्र किया कि कैसे बाद में जो महाजी महाराज थे वो भी जाकर के उन्होंने पेशवा के दरबार में पूरा उसका एक बरकर वर्णन किया और अपने जूता लेके ही गए, और वो समय वो काफी ड्रामेटिक है कि महाजी सिंधिया पेशवा के दरबार में जा रहे हैं और बोल रहे हैं साहब मेरी तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, मैं तो यहाँ से आया हूँ। और उस समय उनका हाल ये था कि मुगल दरबार ने उन्हें अपना मतलब वाइस रीजेंट बना दिया था, कि मतलब करता धरता थे। और ये बताऊं कि सिंधिया परिवार के, क्योंकि इतिहास में सबको रुचि होती, 2 बार उनको एक ऐसा मौका मिला कि वो आसानी, हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन दिल्ली के तख्त पे बैठ जाते, और वो दिल्ली के तख्त पे नहीं बैठे। आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके बाद में जो माधवराव सिंधिया हुए, राजमाता हुई, या हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, मुझे लगता है इन्हें कहीं ना कहीं ख्वाहिश है सौरभ कि फिर वो दिल्ली के दरबार में लोकतंत्री हो जरूर बैठे। मुझे ध्यान है कि जब आपने माधवराव सिंधिया वाला चैप्टर क्लोज किया तो उसमें एक जगह जिक्र है कि उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। मैनपुरी में जब उनका
जो सेस्ना प्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। महादजी सिंधिया बहुत दिलचस्प किरदार है राशिद भाई। भारत की हिस्ट्री का भी आपने जिक्र किया कि बिल्कुल क्लाउड था उनका, मुगल दरबार को वही चला रहे थे। और महादजी सिंधिया के साथ ही जिक्र आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई का, और फिर जिक्र आता है कि राणे खान का। वो प्रसंग भी जरूर बताइए, बहुत मजेदार है, दिलचस्प है। और वो ये भी दिखाता है कि जब आपने जैसे पूरा माधवराव का टाइटल लिखा, जो लगभग एक पैरा का टाइटल है, तो उसमें कितने सारे अरबिक के वर्ड आ रहे हैं, या वो गद्दी को 1858 से पहले क्यों मुसलमानी गद्दी माना जाता था, या वहां पर जो सूफिज्म का शाइन का असर था, थोड़ा सा उसकी जानकारी मिले। क्योंकि ज्योतिरादित्य का आपने एक इंटरव्यू कोट किया है कि व्हाई ही फाउंड हिमसेल्फ मोर कंफर्टेबल इन कांग्रेस देन बीजेपी बैक एट दैट टाइम। तो मुझे लगता है कि वो एक सिलसिला सा बनता है। जी सौरभ, आपने मुझे लगता है कि आपने बहुत बारीकी से किताब पढ़ी है, और किताब पढ़ने के अलावा आपने उसके जो जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, और आप उसको उस डिस्कशन में हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये मुझे बड़ी एक दिलचस्प चीज लगी कि सिंधिया परिवार जो था, आज सेक्युलरिज्म का शब्द बड़ा एक सौरभ मतलब बदनाम हो गया है, लेकिन एक उसका एक जो कॉन्सेप्ट है, मूल भाव जो है कि तमाम धर्मों का आदर करना, सम्मान करना, और उसको अपनी और ये मान के चलिए कि जो राजे महाराजे होते थे, उन्हें कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उन्हें कोई 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ना होता था। उसके बावजूद अगर कोई उनमें उनके परिवार का सदस्य जो शादी करता है, दूसरी शादी करता है, और वो शादी करने के लिए वहां से ग्वालियर शहर से 100 किलोमीटर दूर जाकर के गांव में वो शादी करता है, सिर्फ इसलिए कि मुहर्रम का महीना है और वहाँ 6% से कम मुस्लिम जनता है, कि उसके कहीं मतलब भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े दिल की बात है। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि जब वो पानीपत की लड़ाई का जिसे आपने जिक्र किया, तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, एक तरीके से जिसे हम कहते हैं अधमरे हो गए। और वहाँ एक अफगान आदमी, उसने उनको घायल स्थिति में देखा और उठा करके अपनी बैलगाड़ी में लेकर के, वहां से लेकर के पानीपत से लेकर के मथुरा होते हुए, और वो उनको वहां डकेन तक ले गया, जो आज के महाराष्ट्र का हिस्सा है। वो इतनी बड़ी उसमें उनको उनकी देखभाल करना, उनका करना। और ये तो देखिए उसने अपना जिस भी मतलब कारण से उसने किया होगा, एक मानवीय दृष्टिकोण से किया होगा, ये किया होगा। और उसके बाद भी सिंधिया परिवार को उसका इतना उस बात का मान सम्मान रखा उन्होंने, और उसको वो आज भी मतलब इज्जत से याद रखते हैं। और दूसरी बात की सूफी संत थे जिन्होंने बताया मंसूर शाह, हाँ मंसूर, उनका भी इतना ज्यादा कि आज भी जब मुहर्रम होता है या उर्स होती है या कोई भी जो धार्मिक वहाँ का ग्वालियर में होता है, तो उसमें सिंधिया परिवार का मुखिया उसकी शुरुआत करता है। तो ये एक सेक्युलरिज्म दिखावे का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये वोट पाने का सेक्युलरिज्म नहीं है। ये सेक्युलरिज्म जो हमारे देश का, जो हम कहते हैं ना गंगा जमनी तहजीब, या जो हमारा एक कंपोजिट कल्चर कहा जाता है, कि हम अपने धर्म में हमारी आस्था है, लेकिन हम दूसरे धर्म का या धर्म के मानने वालों का हम सम्मान करते हैं, या उनसे हमारा एक सेंस ऑफ एसोसिएशन होता है। ये उसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। और बाद में हम इसमें सौरभ चर्चा भी कर सकते हैं कि कैसे जो सिंधिया इतने एक तरीके के सेकुलर थे, मैं कहूँगा जेन्युइनली सेकुलर थे, मतलब धर्मनिरपेक्षता का उनमें वो था, उसके बावजूद उनमें ये 1947-48 से किस तरीके की भावना आई, जो दक्षिणपंथी सोच, और वो सोच जो आज बहुत ज्यादा मुखर हो गई है, उसमें वो कैसे आए। एक बात और सौरभ मैं कहना चाहूंगा, वो भी बड़े इतिहास के उसके लिए हो सकता है सिंधिया परिवार को ये बात बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन एक बहुत चीज हुआ कि आपने महाजी महाराज का जो जिक्र किया, वो बहुत एंटी ब्रिटिश थे, वो पूरी लामबंदी चाह रहे थे कि मतलब मुगल और मराठा और टीपू सुल्तान और निजाम ने उनका साथ दिया, निजाम पूरे मिलके अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ दिया जाए। अगर वो जीवित रहते, और ये मैंने नहीं, बहुत से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो अंग्रेजों को बहुत पहले ही शायद भारत से भागना पड़ता। और उसके बाद क्या होता है 1857, और उसके बाद बहुत ज्यादा अंग्रेज परस्ती हो जाती है। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं आज, जो ज्योतिरादित्य, इनके दादा का नाम मतलब जॉर्ज रखा गया, जीवाजी जॉर्ज। और जॉर्ज उनकी, तो जॉर्ज कौन थे? वो जॉर्ज पंजुम के नाम के ऊपर एक वो किया गया। नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें राजनीति की बारीकी देखें तो कुछ और नजर आएगा। और फिर वो बारीकी ऐसे दिखती है कि जब टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्तियों में से बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी,
सिंधिया का जिक्र वाली लाइन हटा दी जाती है और बवाल करता है, फिर पूरी टेक्स्ट बुक चेंज करनी पड़ती है शिवराज सिंह चौहान को। हाँ, वो एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में एक प्रकरण हुआ था। लेकिन उसमें भी देखिए, मैं दाद देना चाहूंगा सिंधिया परिवार की कि उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय मुख्यमंत्री थी राजस्थान की और मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर में बुलाई गई, और उन्होंने अपने भाषण में इस बात का खुले दिल से स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ये भी देखिए बड़े दिल की बात है, बड़प्पन की बात है, और उसके लिए एक नैतिक साहस चाहिए होता है ऐसी बातें कहने के लिए। और मैंने जब सौरभ इसको स्टडी किया, और उस किताब में भी मैंने थोड़ा बहुत उसका जिक्र किया है कि इनको देखिए अंग्रेज परस्ती से कुछ मिला नहीं। अंग्रेज इतने तेज थे 1857 के बाद में कि जो ग्वालियर का मेन जो मिलिट्री का जो वो मोरार वो जो कहलाता है कंटोनमेंट, वो कैंट इन्होंने उनको मतलब मेरे ख्याल से 30 साल बाद 1888 में या कुछ ऐसे समय में उनको हैंड ओवर किया। जब बंदूकें देते थे तो असलहा नहीं देते थे, मतलब गोलियां नहीं देते थे। जिनको गोलियां दी उनको बंदूक। तो मतलब इतने रजवाड़े जो थे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करने दिया वेपनरी। प्रतिस्पर्धा थी अंग्रेज परस्ती में। लेकिन अंग्रेजों का यह हाल था कि उनको गोला बारूद इकट्ठा नहीं देते थे। आप जीवाजी राव का जिक्र कर रहे थे, मुझे जॉर्ज सर्कस याद आ रहा था। यशोधरा जब पैदा होती है लंदन में और पूरा ये मूव होता है, या वो भी जॉर्ज सर्कस था जब माधवराव मुंबई में पैदा होते हैं लाव लश्कर के साथ, फिर जश्न के साथ मुंबई से ग्वालियर आते हैं। और सी राजगोपालाचारी की उस पर एक दिलचस्प टिप्पणी है कि जैसे कौशल्या के यहाँ राम पैदा हुए हों। जीवाजी राव सिंधिया के किरदार पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जयाजी राव पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, मुझे लगा कि जैसे किसी स्टोरी का प्लॉट है कि इंतजार कर रहा है कि एक काल्पनिक खजाना है, राम जाने काल्पनिक है कि सही है, जो तोश में रखा है। उन तोश को गंगा जली कहते हैं। वो गंगा जलियां कहाँ स्थित है जहां पर यह अकूत खजाना रखा है, किसी को नहीं पता। उसको पता करने का तरीका बीजक है, और उसी बीजक की तलाश में जब इमरजेंसी के दौरान जयविलास पैलेस में इंदिरा गांधी रेड डलवाती हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण राग विजया भी गुम हो जाता है। वो कहानी बताइए जरा, द लेजेंड ऑफ सिंधियाज अनफाउंड ट्रेजर। जी। मुझे बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है कि आपको ये सब बातें बड़ी रोचक लगी, और मेरा पूरा इसका मकसद भी यही था कि पाठकों को ये बातों का बताऊं, जो वो चीजें मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले जब पढ़ने लिखने के टाइम पे नहीं पता चली, तो वो बाद में अगर पता चले तो बहुत अच्छा एक सुखद एहसास होता है। दरअसल देखिए क्या होता है कि राजे महाराजों को भी मतलब उनके पास पैसा होता है और पैसा चाहिए होता है, और उस पैसे को संभाल के रखना होता है, और अपनों से सबसे ज्यादा डर होता है। अपनों से मतलब वो चाहे सेनापति हो या परिवार के लोग हो या इस तरीके की, तो इनसिक्योरिटी बहुत होती है। आज जब हम राजनीति में भ्रष्टाचार देते हैं और परिवारवाद देते हैं, वंशवाद देखते हैं, वो उस वंशवाद का मैं थोड़ा विषय से अलग हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका मूल कारण बता रहा हूँ कि आज वंशवाद क्यों राजनीति में पनप रहा है। उसका बात यही होता है कि ये जो इलेक्शन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं या धन होता है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें तो आप खाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। तो इसलिए परिवार के सदस्य के ऊपर ज्यादा लोगों का विश्वास होता है। तो ये एक उसका रहा, और वहां पर बाप बेटे को बताना भूल गया या बेटे को याद नहीं रहा, और वो पूरा का पूरा पैसा एक तरीके से डूब गया। और फिर एक अंग्रेज बहादुर कर्नल जो है वो उसको ढूंढते हैं और निकाल लेते हैं सिर्फ एक हिस्सा, और वो हिस्सा उस जमाने में 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से होता है, जो आज के हिसाब से मतलब अरबों खरबों में उसकी गिनती होगी। तो एक तरीके का सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और डिपेंडेंस जो है वो अंग्रेजों के ऊपर हो जाता है। और वो पैसा अभी भी ऐसे लोग मानते हैं कि जयविलास पैलेस में बहुत सारा पैसा मौजूद है, किसी को पता नहीं है। और इंदिरा गांधी जो है, जो विजयराजे सिंधिया को राजनीतिक रूप से सबक सिखाना चाहती है, लेकिन सबक सिखाने के साथ साथ उनमें ये भी एक लालसा है, या जो सरकारी कारिंदे गए थे, कि वो खजाना मिल जाए। और वो खजाना जो है उसको ढूंढने का प्रयास होता है, और पूरा का पूरा मिलता कुछ नहीं है। लेकिन ये खजाने को लेकर के बड़ा लोगों को में एक तरीके का एक फैंटेसी होती है। तो मैं कुछ समय इंग्लैंड में रहा, और इंग्लैंड में मैं देखता था कि हजारों लाखों अमेरिकी लोग आते हैं इंग्लैंड में देखने के लिए। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि अमेरिका तो बहुत विकसित है, इंग्लैंड में क्या देखने आते हैं। तो बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि अमेरिका में सब कुछ है, लेकिन राजे महाराजे, किले और ये जो
पुराना जो इतिहास है वो अमेरिका में नहीं है, तो वो लोगों को उसकी जिज्ञासा रहती है। तो इस तरीके से राजे महाराजों, किला, महल, खजाना, इसको लेके बड़ा लोगों में एक तरीके का, वो बचपन से किस्से कहानी भी सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सबको उसकी जिज्ञासा रहती है। और बीजक की तलाश अब भी जारी है। बीजक की तलाश, मुझे लगता है जो लोग ये कार्यक्रम सुनेंगे और तो उनको काफी हो जाएगा। और अभी तो सब लोग एक ही राजनीतिक दल में है, नहीं तो पता नहीं क्या अभी जो शासक वर्ग है उसका भी उधर उस तरफ ध्यान जाएगी, पता करें। अभी तो सौरभ सैटेलाइट है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। अब हम लोग आते हैं जीवाजी राव सिंधिया पर, ताकि जो लोकतांत्रिक इतिहास है, जो जिसमें चुनाव है, सब चीजें हैं, उसमें हम दाखिल हों। बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर लगा मुझे जीवाजी राव का। समुद्र महल में रहते, घोड़ों की रेस पर समय बिताते, और किस तरह से उनकी शादी होती है विजय राजे सिंधिया से, जो कि उनका लेखा नाम था लेकिन बाद में विजय राजे सिंधिया नाम हो गया। त्रिपुरा के राज परिवार से होते होते ग्वालियर राजघराने में शादी होती है, और उसके बाद वो किस तरह से जब आजादी की आहट आती है तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने आगे बढ़कर भारत के संग में विलय के लिए तैयार हुए, दूसरों के लिए माहौल बनाया, और फिर नेहरू ने भी उनको राष्ट्र प्रमुख बनाया, उनको मैसूर, हैदराबाद, तमाम। आपको जीवाजी राव के बारे में रिसर्च करके किस तरह का इल्हाम हुआ, क्योंकि फिर रही राज प्रमुख रहते हुए ग्वालियर हिंदू महासभा की गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी बना था। जी, मुझे लगता है कि जीवाजी राव के बारे में कुछ लोगों का ऐसा आकलन है कि उन्होंने जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिया। मतलब वो चाहे ग्वालियर हो, चाहे वो बम्बई हो, बड़ी बड़ी उन्होंने बिल्डिंग बनाई, घोड़सवारी का उन्हें बहुत शौक था। घोड़े मतलब एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों घोड़े थे, और एक से एक बड़े नायब, एक घोड़े का नाम हैदर अली था। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें उनके यहाँ मुझे दिलचस्प चीजें नजर आई, और राजनीति से वो एक तरीके से दूर रहे। देखिए, जो 1947 और उससे पहले जो आजादी की सुगबुगाहट हुई, तो रजवाड़ों के साथ मुझे लगता है कि बहुत मतलब उनका नुकसान हुआ। नुकसान से मतलब कि ज्यादातर वो उस स्थिति को समझ नहीं पाए। कुछ लोग अकड़ में रहे, जैसे निजाम हैदराबाद रहे, कुछ लोग जैसे कश्मीर का एक इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। तो ज्यादातर शासक जो थे वो उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाए, अगर हम पूरा आकलन करें। और उसमें सिंधिया परिवार बड़े ही अच्छे से उसने उसका काम किया। उन्होंने जो था अपनी अपनी निजी संपत्ति से जो था, मेरे ख्याल से मैंने लिखा है 17 करोड़ रुपए जो थे भारत सरकार को दिए, और सरकारी फंड से भी दिए। एक तरीके से उन्होंने गुडविल हासिल कर ली। और उसी तरीके से वो जैसे एक वही जो होता है ना कि एक बादशाह से जो था, रजवाड़े से वो एकदम से जनसेवक बन गए, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को ढाल लिया। लेकिन ये आसान काम नहीं था, क्योंकि उस जमाने में जो पूरी के पूरे जितने रजवाड़े थे, उनकी काउंसिल थी, उनकी तरफ से एक बड़ा ये था कि हम 300 लोग, 300 रजवाड़े मिलके एक अपना अलग देश बना लें। आपको बड़ा अजीब लगेगा, इस किताब में ज्यादा मैंने उसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग था, लेकिन इस तरह के भी प्रपोजल थे। नवाब भोपाल और कई लोग जो थे उसमें उनको काफी दिलचस्पी थी कि कुछ इस तरह का भी अरेंजमेंट हो जाए जिससे उनके वो रहे। और उसके बाद क्या होता है कि नेहरू को लगा कि नेहरू भी बड़े देखिए गोर नेता थे। जो 51-52 का पहला चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को पूरी की पूरी मतलब जो थी 70% सीटें मिल गई, लेकिन 2 सीटें जो थी जो ग्वालियर में वो हिंदू महासभा को मिली, तो उनको खटक खटक गया। अच्छा, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। तो उन्हें लगा कि ये तो हिंदू महासभा का जो है एक गढ़ बन रहा है, और उस विचारधारा का जो मध्य भारत कहलाता था। और ये देखिए चीजें राहुल गांधी और आज के जो दूसरे जो गैर भाजपा के नेता, उन्हें समझना चाहिए कि नेहरू सब कुछ होने के बावजूद बहुत सतर्क थे। उन्हें लगा कि ये देखिए धर्म और राजनीति का अगर मिश्रण होगा तो आगे चल के एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है। वो इसीलिए फौरन नेहरू ने जो था जीवाजी राव को तलब किया कि आइए मिलिए, और जीवाजी राव भाग गए। और वो क्या करते, खुद भी गए, बम्बई में थे, अपनी बेगम को भेज दिया, और वो गई। और तब नेहरू को थोड़ा सा असहज हुए। फिर नेहरू ने, और देखिए सब लोग शामिल है, लाल बहादुर शास्त्री जिनको हम बड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, मतलब आज के इतिहास में उन्हें दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है कि नेहरू तो वंशवादी थे और
शास्त्री जी, और शास्त्री जी फौरन उनको कहते हैं कि आप जो है अच्छा ठीक है, जीवाजी राव नहीं लड़ना चाह रहे, महाराज नहीं लड़ना चाह रहे, आप लड़ जाइए। और घेर घार के वो कैलाशनाथ काटजू और लोग जो है उनको चुनाव लड़वा देते हैं राजमाता को। राजमाता जो कांग्रेस से मैं ये नहीं कहूंगा नफरत करती थी, लेकिन उनको कांग्रेस के प्रति कोई उस तरह का सम्मान का भाव नहीं था। 2 बार कांग्रेस की सांसद हो गई, 57 में भी और 62 में भी। ऐसा चुंगल था कि उससे बच नहीं सकी। वो तो मेरे ख्याल से अगर नेहरू जिंदा होते आगे चलते, और वो 62 का चुनाव जब उन्होंने मना कर दिया तो नेहरू बोले मैं खुद आके प्रचार करूंगा आपके लिए, आप लड़िए, ग्वालियर से लड़िए। जी जी जी, नेहरू ने बहुत उनको, क्योंकि और ये दिखाता है कि नेहरू जो थे उनकी कितनी बड़ी व्यापक सोच थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों तरफ कांग्रेस का उस समय झंडा बुलंद था। उन्हें कोई ग्वालियर में क्या हो रहा है, मध्य भारत में क्या हो रहा है, इसकी कोई बहुत फिक्र की बात नहीं थी। लेकिन नेहरू को पता था कि ये जिस विचारधारा की बात हो रही है, ये विचारधारा बहुत खतरनाक हो सकती है, मतलब कांग्रेस के लिए। और वही हुआ। आज जो था 70-75 साल बाद हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस उस विचारधारा के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रही है, क्योंकि वो जो है धर्म और राजनीति का बड़ा एक अटूट मिश्रण हो गया है, और उसकी काट कर पाना कांग्रेस के लिए अब संभव नहीं। कांग्रेस का मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए भी। इस पे तो हम लोग वो पुरानी बहस पे चले जाएंगे कि इंदिरा को ये पजल समझ में आ रही थी, शायद इसीलिए वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भी पहुंच जाती थी, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, करपात्री महाराज और देवराहा बाबा, खैर उस पे जाएंगे। एक यहाँ पर जिक्र आपने किया है, हम महल के लिए वोट पर भी आएंगे, सरदार आंग्रे के रोल पर भी आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गांधी जी की हत्या में रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी उसका भी और गोडसे का भी एक लिंक जुड़ता है ग्वालियर से। देखिए ये सौरभ इतिहास के एक ऐसे पन्ने हैं जिनको हमें बड़े ध्यान से और सोच समझ के कहना चाहिए, या लिखने में भी मैंने वो एहतियात बरती है कि अगर ग्वालियर में वो पिस्तौल मिलता है, उसके बाद वो पिस्तौल जो है कपूर कमीशन वगैरह में उसका ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ, वो कहाँ गया लोगों को ये भी नहीं पता। और वो जो सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है किसी भी हत्या के मामले में, तो उसका गायब हो जाना या उसका ना मिल पाना, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाता है कि वो क्या हुआ, क्या उसमें कॉन्स्पिरेसी के अंदर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, क्या मामला था उसमें। देखिए वो एक बात है कि अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था उसमें सिंधिया परिवार हो सकता है बिल्कुल ना शामिल हो, उसको पता ना हो, लेकिन उस समय के में अब वापस जाना जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ तथ्यों को जैसा जो से हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस से मिले उस रूप में पेश किया गया है। दुर्भाग्य की बात मुझे इसलिए लगती है क्योंकि वो देश के राष्ट्रपिता थे। अगर राष्ट्रपिता को उस तरीके का इंसाफ ना मिला तो आज हम देखते हैं, चाहे वो ये जो अभी हम कल गुजरे जो एसटीएम स्वामी और दूसरे लोगों को, तो एक न्याय जो है वो लोकतंत्र में मिलना बहुत जरूरी है। आदमी की उसकी सोच क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे देश को, समाज को थोड़ा और अग्रसर होना पड़ेगा। जी। महल के लिए वोट, ये शब्द 1957 में पहली दफा ग्वालियर चंबल संभाग में सुना जाता है, और 2019 में ये शब्द थोड़ा सा चित्त होता है, क्योंकि पहली दफा हुआ था जब कोई मेल मेंबर सिंधिया परिवार का चुनाव हारा हो। तो ज्योतिरादित्य 2019 में केपी सिंह यादव से चुनाव हारते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया चुनाव हारी थी 1980 में रायबरेली से, और वसुंधरा भी अपना पहला चुनाव हारी थी भिंड से 1984 में, लेकिन माधवराव सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे। और मेरे ख्याल से यशोधरा भी चुनाव नहीं हारी कभी। जी जी नहीं हारी। देखिए सिंधिया परिवार जो मध्य प्रदेश या जो ये सिंधिया मतलब जो रजवाड़े का जो एरिया माना जाता है वहां से वो लोग नहीं हारे हैं। तो ज्योतिरादित्य पहली बार 2019 में हारे, और उससे मुझे लगता है कि बड़ा उनका खुद का जो आत्मविश्वास है वो गड़बड़ा गया। देखिए भारतीय राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है और विषम भी है, और उसमें देखिए किस तरह की पैंतरेबाजी होती है कि लोग एक राजघराने से जुड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं कहने को, तो एक उनके खिलाफ एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया जाता है, या
महल से एक ऐसी अपील जारी हो जाती है। अब महल का लोकतंत्र में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अपील जारी होती है जिसमें सिंधिया परिवार का जो एम्बलम है, जो चिन्ह होता है, उसको उसके ऊपर एक अपील जारी होती है कि जो भी आदमी जुड़ा हो, चाहे वो मतलब अघोषित रूप से, कि वो कांग्रेस से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, किसी और राजनीतिक दल से हो या निर्दलीय हो, उसको वोट दे। और उसका फायदा भी होता है बहुत कारगर, जिसको मैंने बताया कि 51-52 के चुनाव में जो हिंदू महासभा जो थी, जो उस जमाने में वो डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, 2 सीटें वहां से ग्वालियर से निकाल लेती है। लेकिन जब महारानी खड़ी होती है तो वही हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ जो है बिल्कुल परास्त हो जाती है और उसको एक तरीके से जमानत जब्त करने की नौबत आ जाती है। और सिंधिया जब 1971 में या 1977 में निर्दलीय लड़ते हैं, माधवराव सिंधिया, और वो बाआसानी चुनाव जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वंशवाद जो है वो बड़ा गहरा है, जिसे हम एक अंग्रेजी में कहा जाता है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ये हमेशा से चलता आया। वंशवाद का एक और दिलचस्प पहलू सौरभ ये है कि महिलाओं के लिए वो फायदेमंद रहा है। आज हमने किसका एक मौखिक रूप से एक जिक्र किया कि जो हमारे देश में जो महिलाएं आई हैं सक्रिय राजनीति में, जो लोकसभा में आई, जीत के आई, उनमें से करीब 25 से 40% लोग जो है वो ऐसे हुए जो वंशवाद से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से हम वंशवाद की भर्त्सना कर सकते हैं। एक तरफ आप देखिए कि अगर ये वंशवाद नहीं होता तो आज ये 25 से 40% महिलाएं जो पार्लियामेंट में आई, संसद में, बहुत कम है अभी भी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में तो आधी चौथाई भी नहीं है, और वो भी नहीं होती। तो ये सब चीजें जो है जो हमारी लोकतंत्र के फीचर्स हैं। ऑलराइट, हमें पता है कि जीवाजीराव सिंधिया और विजयराजे सिंधिया के 5 बच्चे थे, एक बेटा माधवराव और 4 बेटियां, पद्मा, उषा, वसुंधरा और यशोधरा। उषा का जिक्र आता है खासतौर पर जब वो नरसंहार हुआ था नेपाल के राजमहल में, तब जिक्र आया था जब देवयानी राणा का प्रसंग सामने आया था। वसुंधरा और यशोधरा का जीवन तो राजनीतिक है, सबके सामने ही है। पद्मा का जिक्र बहुत कम आता है, और मैं भी आपकी किताब पढ़कर ही जाना कि जो किस तरह से उनकी मृत्यु हुई नींद की गोलियां खाकर, और वो त्रिपुरा के राज परिवार में मैरिड थी। कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं सोशल मीडिया पर भी और टिप्पणियों में भी कि ये जो देश के 2 बड़े राजनीतिक परिवार हैं, ये शादी के मामले में उतने इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही, जस्ट टू पुट इट प्लेनली। खासतौर पे इनकी जो महिला मेंबर हैं उसके बारे में बात कही जाती है। आपने आगे लिखा भी है कि किस तरह से वसुंधरा और उनके जो पति थे, जो धौलपुर के हेमंत सिंह, उनके बीच फ्यूड चलता है, और राजमाता इससे बहुत दुखी रहती थी, किस तरह से वसुंधरा ने दुष्यंत का पालन पोषण किया, या फिर यशोधरा एमिकेबली किस तरह से अलग होती हैं यूएस से लौट के वो सब। और उसी क्रम में जब मुझे ये पद्मा का पता चला तो मुझे लगा कि उस थ्योरी को एक और फॉर्डर मिल गया है। एक चीज बताइए कि ये जो ग्वालियर का राजघराना है वो और गांधी नेहरू परिवार है ना, इनके बीच अलगाव की शुरुआत आप किस चीज से देखते हैं? हिंदू महासभा का इन्फ्लुएंस था, जीवाजीराव नहीं आना चाहते थे राजनीति में, लेकिन नेहरू के दबाव में विजयराजे सिंधिया को चुनाव लड़ना पड़ा 57 और 62 में। लेकिन जब इंदिरा का दौर आता है तब 2-3 चीजें मुझे एक साथ दिखनी शुरू होती हैं। एक तो जो इंदिरा के खास थे डीपी मिश्र, जो 62 से 67 के बीच हुई, कैलाशनाथ काटजू तो चुनाव हार गए थे 62 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो डीपी मिश्र के दौर में क्या विजयराजे सिंधिया को वो एलिनेशन लगता है, या जो आपने प्रवीर देव भंजदेव का जो हत्याकांड हुआ था, जगदलपुर के बस्तर के राजा को किस तरह से पुलिस ने घर में घुसकर मारा, मतलब वैसा दूसरा प्रकरण फिर मुझे भरतपुर का ध्यान आता है ना, जो झगड़ा होता है 80s का, तो वो एक वजह थी। रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे और परंपरागत रूप से एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका रुझान था, उनको ये विदिशा से निर्दलीय चुनाव लड़वा के जितवाती हैं। मतलब था क्या, कहाँ से वो फांक इतनी बड़ी हो जाती है कि राजमाता अलग हो जाती हैं, अपनी अलग पार्टी, और गोविंद और खुद सीएम नहीं बनती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो, और वसुंधरा भी उनको बहुत मानती हैं, जो पीताम्बरा पीठ है जहाँ पे बगलामुखी भी हैं और पीताम्बरा माई भी हैं,
और वहाँ के स्वामी जी बड़े मशहूर थे, और आपने किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने राजमाता को बोला था कि भाई आप कभी इस तरह का कोई पद ना लें, इसलिए वो खुद 1968 में मुख्यमंत्री नहीं बनती, जब देश में पहली दफा इस तरह का, एक उत्तर भारत में पहली दफा इस तरह का प्रयोग होता है। आपके हिसाब से जब आपने ये सब चीजें देखी, वो फाट बिल्कुल तो चौड़ी हो गई प्रिवी पर्स के इंट्रोडक्शन से, 24वें संविधान संशोधन से, पर दोनों के बीच टसल की वजह क्या क्या थी? देखिए सौरभ जी, जो आपने पूरा एक सम अप किया, इसमें से 2-3 चीजें निकलती हैं। एक तो पहली बात ये कि देखिए, मतलब हमें चाहे राजे महाराजे हों या राजनीति में जुड़े हुए बड़े बड़े नाम होते हैं, या जिसको आजकल हम लोग सेलिब्रिटी लोग कहते हैं, देखिए हमें इन सबको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पास पैसा है और साधन है तो उसको दुख नहीं होगा। सुख दुख जो है हर आदमी के जीवन में आता है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो। और ये कहानी जो है, इसमें खास तौर से ये सारी चीजें नजर आती है, मतलब जिसे हम खास तौर से कहूँ कि एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, या अपने हाथ से, मतलब आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो जीवन है उसको आप रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते हैं, किसी स्क्रिप्ट के जरिए नहीं हो सकती। तो उसमें बड़े सारे उतार चढ़ाव जो एक सामान्य जीवन में होते हैं, वही ये सो कॉल्ड बड़े बड़े लोगों को भी इससे दो चार होना पड़ता है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि नेहरू गांधी परिवार जो था, वो अपने आप को एक अपने राजनीतिक रूप से बड़ा समझता था, और उसको लगता था कि उसका जो आजादी की लड़ाई में योगदान है, तो और जनता को जो उसको प्यार स्नेह दुलार या जो रिस्पेक्ट है वो मिली, वो उसको बहुत बड़ी धरोहर मानते हैं। और राजे महाराजों को हमेशा लगता था कि ये खादी टोपी पहनने वाले लोगों ने जो था, हमारा जो था, हमारे पेट पे लात मारी, मतलब एक अगर आम जबान में बात करें तो ये एक तरह की एक कश्मकश थी कि गांधी परिवार को, चाहे वो महात्मा मतलब वो एक अलग गांधी परिवार से नहीं जुड़े थे, लेकिन चाहे वो महात्मा गांधी के प्रति भी बहुत से रजवाड़ों में जो है वो सम्मान और उस तरह की आस्था दिल से नहीं हुई। और जवाहरलाल नेहरू क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर और प्रधानमंत्री के रूप में निकले, और उसके बाद इंदिरा गांधी, तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट थी। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात ये जो एक होती है ना, एक दो तरह की चीज होती है, तो फीमेल बॉन्डिंग होती है कि महिला और महिला जुड़ के एक हो जाते हैं। कभी कभी उनमें एक तरीके की प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कि मैं ज्यादा न सिर्फ देखने में, मतलब मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोकप्रियता में। तो वो गायत्री देवी और राजमाता और ये थी विजय राजे सिंधिया और इंदिरा गांधी में ये भी रहा। और इंदिरा गांधी ने क्या करा, क्योंकि इंदिरा गांधी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बेटी नहीं थी, उन्हें अपने मतलब आजादी के, क्योंकि वो 1919 में उनका जन्म हुआ था, पूरा उन्होंने आजादी की वो भी देखा था, अपने घर में अकेला फिर महसूस किया था जब पूरा का पूरा परिवार जेल में होता था और कोई पैरोल भी नहीं लेता था, और रजवाड़े उस जमाने में अंग्रेज परस्ती में सारे मजे कर रहे थे, उनको दुनिया भर का सुख आराम था। तो आजादी के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग तो एक तरीके के सोशल पैरासाइट है, और उनको सबक सिखाने की कोशिश की, और वामपंथी विचारधाराओं के लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसको इंदिरा गांधी को मदद करी। तो प्राइवेट प्रोसेस में उनको हेट, मतलब हेट ये महसूस हुई खासतौर से राजमाता को, कि देखिए हमने तो इतना कुछ जनता के लिए किया, हमने मंदिर बनाए, हमने पूरा विकास का काम किया आजादी से पहले, और जनता की सेवा करी, और आज हमें जो 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, और उसको जो है ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे मतलब गरीब के का पेट काट के हमें पैसा दिया जा रहा है। इस तरह का अंतर्द्वंद चला, और उसका जो था राजनीतिक रूप हुआ। और देखिए लोगों को बहुत समझ में आया, लोगों को लगा, जो उस जमाने के बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ी थे मंझे हुए, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन्हें लगा कि ये अच्छा है कि इनको राजमाता वर्सेस इंदिरा गांधी कर दो, दो बड़ी बड़ी महिलाएं लड़ेंगी, हो सकता है हमें फायदा हो। और राजमाता देखिए बहुत अलग तरह की महिला थी, उन्हें सत्ता का कोई सत्ता लोलुप नहीं थी, वो अपना एक मतलब मिशन में रही, और हमेशा मिशन मोड में ही वो गई। उनको ना कभी मुख्यमंत्री बनी, ना उन्हें केंद्रीय नेतृत्व मिला, ना कोई भाजपा की मतलब फाउंडर मेंबर रही, उपाध्यक्ष नहीं। लेकिन आप जानते हैं उपाध्यक्ष की वो बात नहीं होती जो अध्यक्ष की होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो ग्वालियर से थे, और उनको कितना मान सम्मान मिला, देश के प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। राजमाता को कुछ नहीं मिला। तो अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने बलिदान और त्याग दिया, लेकिन त्याग के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो हम कहते हैं ना पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड, उस व्यवस्था का भी, उससे भी राजमाता अछूती नहीं रही। ऑलराइट, ये
इस परिवार के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस से अलग होने से भी बड़ा झटका या प्रिवी पर्स खत्म होने से भी बड़ा झटका था जब इमरजेंसी लगती है और ये यशोधरा का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में ही थी और गिरफ्तारी के ऑर्डर आते हैं और ये वहां से निकलती हैं और आपने लिखा है कि नेपाल के बॉर्डर से बस 25-30 कदम दूर थी जहां पर इनकी रिश्तेदारियां हैं और माधवराव फिर वहां गए भी, वहीं रहे इमरजेंसी के दौरान और फिर ये वापस आती हैं, ग्वालियर में सरेंडर करती हैं। पंचमढ़ी में राजमाता विजयराजे सिंधिया को रखा जाता है, लेकिन जब इंदिरा को पता चलता है तो उनको तिहाड़ में लाया जाता है और जब बेटियां मिलती हैं तो इंदिरा कहती हैं कि आपकी माताजी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, शी इज ए स्मगलर। और ये जो रेड हुई थी पूरी जिसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का लिखा हुआ वो राग भी हमेशा के लिए गुम गया। तो ये मेरे ख्याल से इनके लिए सबसे बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना हमेशा के लिए एक स्कार हो गया और हमेशा के लिए वो पनप गया भीतर द्वेष, मतलब वापसी की गुंजाइश खत्म हो गई थी राजमाता की साइड से। और मुझे लगता है शायद आपकी किताब पढ़ के और बलवती हुआ वो ख्याल कि राजमाता विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया के बीच दरार भी यहीं से बहुत खुलकर चौड़ी होती है। जी देखिए, ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा। और ये जो हमारे यहाँ जो एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज खासतौर से, ये बड़ा जो शासक वर्ग है उसको तरीके से गुमराह करती है और ऐसी चीजें लेके आ जाती है। आज भी हम बहुत देखते हैं, चाहे हमने बंगाल चुनाव के समय में देखा या राजनीति में हम देखते हैं कि विपक्ष को आप विपक्ष से आप लोहा ले रहे हैं, वो काफी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल्कुल लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन उसको एक तरीके का घटिया दिखाना, क्रिमिनल दिखाना और उनमें हर तरह का ऐप ढूंढना, ये जो है ये राजनेता को ये एजेंसीज वाले जो हैं वो बताते सिखाते, मतलब जिसे मैं कहता हूँ उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। और इंदिरा गांधी भी उसका शिकार हुई और उन्होंने राजमाता को केवल अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी न समझते हुए उनको एक तरीके से पूरा, जिसे हम कहते हैं, नाम और निशान मिटाने की कोशिश करी और उनकी इज्जत पे बट्टा लगाने की कोशिश करी और उनको एक साधारण क्रिमिनल के रूप में पेश करने की कोशिश की। और एक वहां प्रतिशोध की भावना थी और इस प्रतिशोध की भावना से आज के लिए भी मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि राजनेताओं को उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का मूल भाव नहीं है। और उसी संदर्भ में उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, जो इमरजेंसी में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई इंदिरा गांधी के काल में, उससे राजमाता भी अछूती नहीं रही। फर्क सिर्फ एक ये रहा, और उसको भी मैं मानवीय दृष्टिकोण से देखता हूँ, राजमाता में वो शक्तियां सहने की, मतलब उन्होंने बहुत शक्तियां सही, लेकिन उसमें इतनी सहन शक्ति शायद कम थी जो बाकी दूसरे पॉलिटिकल प्रेजर्स में थी। और बार बार वो जो थी लंबे अरसे तक पैरोल पे रिहा होती रही। और अब कांग्रेस में ऐसे लोग रहे नहीं जो आर के धवन वगैरह जो लोग थे, और उनका मानना ये था कि अघोषित रूप से राजमाता ने कुछ अंडरटेकिंग भी दी थी कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगी। और उसके लिए जो आपने कहा कि उनका आध्यात्मिक गुरु का भी रोल था, बहुत से लोग शामिल थे नेपाल में। जो उनकी बेटी का, आपने उषा राजे, जो वहाँ के राजनीति में काफी एक्टिव रही है, उनके पति जो है, वहां से भी इसी तरीके का संदेशा आया। और वो तमाम चीजें रही जिसकी वजह से राजमाता पहले खुद से राजनीति में इतना सक्रिय नहीं रहना चाहती थी, मतलब 77 के बाद। और लेकिन फिर उनपे सदा लांगरे का जो जिक्र हम बार बार करते आए हैं, वो उनकी राजनीति हावी हो गई। और सौरभ देखिए, सबसे बड़ी बात उसको भी मैं बड़े मानवीय दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जो माँ और बेटे का जो एक तरीके का संबंध विच्छेद हुए, संबंध टूटे, कड़वाहट आई, और उसका दोनों अपनी जगह एक तरीके से सही थे और गलत थे। इमरजेंसी लगती है, माधवराव सिंधिया कलकत्ते से नेपाल चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। नेपाल जाने पर उनकी ख्वाहिश ये होती कि उनकी माँ और उनकी 2 बहनें जो हैं वो आ जाए, ताकि परिवार साथ हो जाए नेपाल में, क्योंकि एक बहन वहां पहले से मौजूद है। और उसके लिए वो प्रयास करते हैं, दूत के जरिए संदेश भेजते हैं। राजमाता तैयार हो जाती है, वहां नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाती है मोटर से, और फिर वहां पर सरदार आंग्रे, जो पर उनका बड़े, मतलब उनके दिमाग के ऊपर उनका बड़ा कंट्रोल था राजमाता का, वो उनसे कहते हैं कि आप क्या कर रही है। ऐसी बातें जिसे हम कहते हैं ना, एक मतलब चिंगारी लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि देश आपकी तरफ देख रहा है, लोग इतने सारे जेलों में बंद है, इंदिरा गांधी का, वो तमाम चीजें उनके अंदर एक पॉलिटिशियन का जो एक फ्लेवर होता है
उसको जगा देते हैं। और राजमाता जो अपने पुत्र के लिए, उन्हें उस समय तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत एहसास होता है। पुत्र का या उस परिवार का मानना ये है कि ये सब शुद्ध राजनीति हो रही थी, ये कोई देश के लिए संघर्ष नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंधिया परिवार उस जमाने के टूटे-फूटे बिखरे विपक्ष को फंड कर रहा था। बड़ी-बड़ी संपत्तियां बेच दी जाती थी, औने-पौने बेच दी जाती थी। कुएं से, मतलब कुएं में जो था, आपने देखा होगा कि उसमें आभूषण और पैसे रखे होते थे, वो पूरे कुएं गायब हो जाते हैं। तो वो एक राजनीतिक व्यवस्था को एक समर्पित हो जाता है, जिसके राजनीतिक लाभ हो ना हो, तो राजमाता एक तरीके से फंड रेजर होती है। तो तमाम शेयर मार्क का खेल होता है इसमें। जैसे मैंने पहले कहा, कौन सही है कौन गलत है, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है, पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं जिसमें सरदार आंगड़े जो है वो एक सलाहकार होने के साथ साथ एक मंजे हुए नेता समझ में आते हैं। पॉलिटिशियन, नेता तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियन समझ में आते हैं। और वो राजमाता के दिमाग को कंट्रोल करके, मुट्ठी में करके, वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा लाभ कराते हैं। जब आप राशिद साहब ये सब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक पैरेलल रील चल रही थी कि विजयराजे सिंधिया और इंदिरा गांधी की भी टसल रहती है, लेकिन वसुंधरा और मनेका गांधी की दोस्ती देखिए कि वरुण गांधी जब 1 साल के होते हैं तो वसुंधरा पार्टी करती हैं, हालांकि तब तक बरसी नहीं हुई थी संजय गांधी की और इस पर विवाद भी होता है। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के जिगरी हैं, जबकि माखनलाल फोतेदार का दावा है, चिनार लीव्स में लिखा, आपने भी जिक्र किया, कि उन्होंने 2 ही सलाह दी थी कि तेजी के लड़के को यानी अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में मत लाना और माधव राव को मंत्री मत बनाना। तो वो उनको पॉलिटिक्स में भी लाए और माधव राव को मंत्री भी बनाया। या बाद में ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी के बीच किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये बड़ा पैरेलल ट्रैक था जो चल रहा था। लेकिन जब हम लोग माधवराव सिंधिया और विजयराजे सिंधिया की बात करते हैं तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली आती हैं। क्योंकि किताब बहुत बड़ी है, मैं हर पहलू पे विस्तार से यहाँ बात नहीं करूंगा ताकि दर्शक खुद भी खोजें और गहरे बैठें। एक तो 1984 का चुनाव, राजमाता विजयराजे सिंधिया भाजपा की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। उनके आश्वासन पे अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से पर्चा भरते हैं और माधवराव सिंधिया गुना से पर्चा भरते हैं जो उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन ऐन मौके पर ग्वालियर आते हैं और इकलौती बार है जब महल ने महल के खिलाफ प्रचार किया। तो उसके पीछे की क्या टसल थी माँ बेटे की और उस समय की क्या पॉलिटिकल रणनीति थी, एक तो इसके बारे में बताइए, और उसके बाद फिर हम सरदार आंगरे और वसीयत की लड़ाई पे बात करेंगे। जी देखिए, ये माधव राव और राजमाता में बहुत ज्यादा खटास बढ़ गई। मतलब वो एक आम जो राजनीति में 2 राजनीतिक चेहरों में या 2 अलग पार्टीज में लोग होते हैं, वो वाली बात नहीं रही। बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत हो गई और एक दूसरे को मतलब मिटा देने की बात करी। और वो कांग्रेस में राजीव गांधी को बात समझ में आई। देखिए, एक तो जो आपने पहले प्रश्न पूछा था, उल्लेख किया था मेनका गांधी का, दोस्ती का और सब, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे जो ये हाई प्रोफाइल परिवारों में या जिनकी एक तरीके का बहुत पब्लिक लाइफ का एक्सपोजर होता है, एक उनमें एक बगावत का एक स्ट्रीक होता है। मतलब बाप कुछ करता है, बेटा कुछ करता है या बेटी कुछ करती है, तो मतलब उनकी राजनीति अलग होती है। तो वो कहीं ना कहीं हमें वसुंधरा राजे के कैरेक्टर में वो चीज नजर आती है कि जो चीजें राजमाता ने त्याग दी, वसुंधरा ने उस पर हमेशा एक तरीके का हक जमाने की कोशिश करी। और जहां तक ये वाली बात थी कि परिवार में, तो वो हमेशा उनको माधवराव सिंधिया को लगा कि राजीव गांधी एक अच्छे इंसान है, संजय गांधी एक दोस्ती लायक लोग हैं। इन लोगों ने जो हमारी माँ ने की सोच थी उससे उनकी अलग सोच होती है, जो आज मैं कभी और डिस्कशन करेंगे। जो आज अघोषित रूप से नीचे कहीं ना कहीं नजर आता है सोनिया गांधी के काम करने के तरीके में और राहुल गांधी के बहुत फर्क है। माँ बेटे हैं, दोनों में बड़ा स्नेह है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन काम करने का सोच जो है वो बड़ी अलग है। तो ये चीजें जो होती है ना, वो शाहजहां औरंगजेब हो, हर में जो है वो एक अलग, एक जिसे काट होती है ना, काट के रूप में चलती है। ये सारी की सारी बातें नहीं। और मुझे लगता है राजमाता को लगा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को आश्वासन दिया था कि आप ग्वालियर से चुनाव लड़े और जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। अटल बिहारी वाजपेयी की भी बड़ी एक दिलचस्प एक तरीके की मानसिकता थी, क्योंकि उनको राज परिवार से बहुत कुछ मिला था उस जमाने में। आप जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए, हायर एजुकेशन जी की नौकरी, उनका वजीफा, सब वो समर्थन मिलता था, जो उसमें मेरिट के ऊपर, मेरिट बेस्ड होता था।
और उसको लेकर के तो जब उन्होंने राजमाता ने उन्हें पूरा एक तरीके का आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है, महल उनके साथ है, तो वो चुनाव लड़े और एकदम से मतलब इस तरीके से बिजली गिरी कि माधवराव सिंधिया वहां से चुनाव लड़ गए। तो उससे जो थे वाजपेयी जी बहुत आहत भी हुए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा परेशान भी हुए होंगे और उससे उन्होंने पूरे जीवन में उस हार को वो भूल नहीं पाए। और उस समय तो ना चाहते हुए भी राजमाता को लगा कि ये तो मेरे साथ या जो उनका एक महल का एक तरीके का सीक्रेट एक पैक्ट था, उसका उल्लंघन हुआ है कि जब मैंने किसी को वचन दे दिया था तो आप क्यों चुनाव में लड़ने आ गए और उसी जगह से, हम तो आपको गुना में नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप यहाँ आकर के क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। तो उस लिए उसका एक अपवाद के रूप में हुआ जहाँ महारानी ने महाराज के खिलाफ काफी प्रचार किया और पूरी अपनी तरह से कोशिश करी, लेकिन वो चीज कुछ काम ना आई क्योंकि हवा जो थी वो माधवराव और कांग्रेस के हक में थी। जी। सरदार आंग्रे बहुत दिलचस्प किरदार है, पीढ़ियां वफादार, और जीवाजी राव की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल परछाई की तरह थे विजयराजे सिंधिया के साथ। उनके इन्फ्लुएंस की बहुत बात होती है और बात उसकी भी होती है कि जब 2001 में राजमाता की मृत्यु होती है और उसके बाद वो 10-12 पन्ने की एक विल पेश की जाती है जिसमें माधवराव के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणियां हैं, इतनी कि अंतिम संस्कार को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही और माधवराव फिर एक दूसरी विल पेश करते हैं जिसकी मुकदमेबाजी चलती है। सरदार आंग्रे के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? सरदार आंग्रे का किरदार बहुत ही सरदार शंभाजी राव आंग्रे, जी हाँ, बहुत ही मतलब पेचीदा और दिलचस्प, और उसे में बताया जाता है कि देखिए हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं और जब उसमें होता है कि दरबार में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलेस इंट्रिग, जिस तरीके की साजिशें रची जाती हैं, क्यों ऐसे हुए कि बादशाहों ने अपने बेटों को कत्ल कर दिया या बेटे ने अपने बाप को जो है सारी जिंदगी जो है जेल में बंद रखा, शाहजहां जो थे आगरे के जेल में बंद रहे। तो उस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र कैसे होता था उसकी एक बड़ी एक मिसाल है। मैं सरदार आंग्रे की कोई उनको कोई बुरी निगाह से नहीं देखता। उन्होंने एक उनकी अपनी सोच थी, एक उनकी एक राजनीतिक सोच थी, एक राजनीतिक मंशा थी, उसको उन्होंने पूरा करने के लिए ये सारे के सारे काम किए और सब राजमाता की सहमति से किया। जैसे मैंने कहा कि नेपाल बॉर्डर पे जाकर के वो राजमाता का अपना विवेक था कि वो वापस आई, राजमाता का अपना विवेक था कि वो एक तरीके की अंडरटेकिंग देने के बावजूद कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगी और फिर राजनीति में आई। ये राजमाता का विवेक था कि जो उन्होंने माधवराव के खिलाफ जो था, अपने बेटे के खिलाफ जो था, प्रचार में कूदी। ये तमाम चीजें रही। अब मुझे लगता है कि सरदार आंग्रे की एक जो राजनीतिक विरासत थी वो बहुत ही मजबूत थी और उन्होंने उसमें बहुत कुछ कमाया, निजी तौर पे ना कमाया हो, एक राजनीति के रूप में उन्होंने अपने आप को एक अच्छे सरदार के रूप में बहुत पेश किया। लेकिन अंतिम समय आते आते तक सौरभ थोड़ा सा मामला बदल गया। बेटियों को भी, मतलब राजमाता की बेटियों को जो थी अपने भाई मतलब माधवराव के प्रति एक सिंपैथी हुई, परिवार में इस तरह का माहौल बनने लगा कि हम सब एक हो जाएं। जब राजमाता बीमार हुई तो मैंने किताब में उल्लेख किया है कि जो माधवराव घंटों बैठे रहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और वसुंधरा जी ने और यशोधरा जी ने मुझे निजी उसमें भी बताया कि जब माधवराव के आते ही मतलब पद्मों की आहट से, आप देखिए एक आदमी बिल्कुल मतलब नींद बेहोशी की आलम में पड़ा हुआ है और उसे सिर्फ कदमों की आहट से उसकी आंख खुल जाती है और वो बिल्कुल आंखें बोलने लगती है, जीवित हो जाती है राजमाता। और जितने समय तक माधवराव अस्पताल में रहते थे, राजमाता की जो हम कहें बॉडी लैंग्वेज होती थी बिल्कुल अलग होती थी। तो ये माँ बेटे का एक बॉन्ड, तो इन तमाम चीजों के चलते चलते जब राजमाता का निधन होता है और फिर उसके 13 दिन 14 दिन बाद जब वो विल पढ़ी जाती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो परिवार पे इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि परिवार इमोशनली जो है वो एक हो चुका है। और ये और दुर्भाग्य देखिए कि उसके जो राजमाता जनवरी 2001 में गुजरती हैं और 30 सितंबर 2001 को ही माधवराव सिंधिया भी जो है जो एक हवाई हादसे में खत्म हो जाते हैं। उन्होंने अपनी बहनों से कहा था कि अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं आपके साथ वही व्यवहार करूंगा जो भाई को बहनों के साथ करना चाहिए। बहनें भी खुश, भाई भी खुश।
और कई इस तरह के लंच डिनर भी हुए, लेकिन वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से उसकी अवधि जो थी बहुत ही लघु रही। चलिए अब माधवराव पर आते हैं। आपने एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन लिखा है, leaders who would have been a great prime minister or a good prime minister or deserving prime minister but they wouldn't accomplish that feat. सरदार पटेल, प्रणब मुखर्जी, माधव राव सिंधिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने कई दलीलें दी पर मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो पीरियड मैंने बड़े करीबी से, जिसे हम कहते हैं ना डेली अखबार नवीस होने की वजह से डेली रिपोर्ट मैंने की, और मैं बैठा हो रहता, जैसे मैं माधव राव के सामने बैठा हूँ, उनको फोन आता था और एकदम से फोन के उठ करके वो चले जाते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे सोनिया गांधी ने बुलाया है, या कभी बिना बताए हुए अगर लैंडलाइन पर फोन आता था तो कोई बता देता था कि सोनिया जी का फोन है। जिस अंदाज में वो बात करते थे वो देखिए दिखाता था कि सोनिया गांधी को उनके ऊपर बहुत विश्वास है। कांग्रेस में देखिए क्या होता है कि हाईकमांड टाइप कल्चर है। बड़े बड़े नेताओं को सौरभ हमने देखा है कि उन्हें आर के धवन, एम एल फतेहदार, विंस्टन जॉर्ज के जरिए जो है कांग्रेस नेतृत्व में, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो या सोनिया गांधी रही हो, वहां तक उनकी पहुंच होती थी। लेकिन माधव राव बिल्कुल सीधे पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई उसकी जरूरत नहीं रहती। और सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों माधव राव को अपना एक मित्र मानते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो एक फर्स्ट नेम बेसिस पे, जैसे आप मुझे रशीद कहें, मैं आपको सौरभ कहूँ, एक आत्मीय रिश्ते से वो लोग बंधे हुए थे। तो उस में मुझे लगता है कि यूपीए का जो काल हुआ, हो सकता है उसमें पहले चरण में जरूर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि सोनिया गांधी हो सकता है चाहती कि कोई एक जिसे हम कहते हैं ना फुल टाइम पॉलिटिशियन ना बने। लेकिन बाद में जो हम देखते हैं कि 2010, 11, 12, जब 2009 के बाद के चुनाव की जो स्थितियां बढ़ी और उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हुई, उस समय तक अर्जुन सिंह जो है उनकी सेहत जो है बिल्कुल जवाब दे चुकी है, और जो प्रणब मुखर्जी है उनको लेकर के मिडिल क्लास में उस तरह का उत्साह नहीं है, क्योंकि जो उनकी आर्थिक सोच थी वो थोड़ी आउटडेटेड हो जाती है, और जो रेट टू टैक्स वगैरह की वो अलग एक संदर्भ है, वो सारी बातें होती है, तो उस पर पूरा उनको विश्वास नहीं है। वहां माधव राव बिल्कुल फिट हो जाते हैं, उनकी उम्र भी बिल्कुल सही होती है। अगर वो 11, 12, 13 में देश के प्रधानमंत्री बनते तो नरेंद्र मोदी को भी बड़ी सख्त चुनौती और टक्कर होती, क्योंकि वहां सोनिया गांधी एक ऐसे आदमी को लाना चाहती कि जो उनका विश्वास पात्र है और जो राजनीति को समझता है। देखिए इसका एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास अब मुझे लगता है समय कम है। जब शरद पवार भरी सभा में, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा उठा करके चले जाते हैं, एक तरीके का पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी उनको निकाल देती है, और फिर महाराष्ट्र में शरद पवार आज जानते हैं, आज भी और उस समय भी उनका पूरा एक वहां के बड़े दबंग नेता थे, और उस समय सोनिया गांधी को कुछ नहीं सूझता है, तो वो माधव राव को, जो उनका जरूर इतिहास जरूर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो ग्वालियर के प्रतिनिधि हैं, वो उनको वहां भेजती है और पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती है। और वो मैनेजमेंट भी कितना शानदार कि 99 में जब चुनाव होता है और भाजपा और शिवसेना को बहुमत नहीं मिलता है, तो वहां कांग्रेस और जो नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनती है उसके साथ सरकार बन जाती है। तो ये एक माधव राव का एक बहुत बड़ा, देखिए माधव राव का मुझे लगता है जितनी भी किताबें माधव राव पर लिखी गई सब गलत है एक तरीके से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा और इतना महान था। देखिए लोगों को लगता था नॉन सीरियस है, क्योंकि आधा समय उनको क्रिकेट में लगता था, क्रिकेट में बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, बहुत उन्हें क्रिकेट मैनेजमेंट में उन्होंने बड़े बड़े वर्ल्ड कप कराए, ये कराए, उन्हें गोल्फ खेलने का शौक था, उनको लंच डिनर बड़े बड़े होटलों में करने का, उनकी एक सोशल लाइफ थी। तो उन लोगों को लगता था कि वो राजनीति के प्रति संजीदा नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा संजीदा थे, और उनकी समझ, राजनीतिक समझ जो थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने और भी लोगों से इंटरेक्ट किया है, लेकिन वो और एक विजन था उनका। आज जो उन्होंने रेलवे में हम इतने सुधार देखते हैं, शताब्दी ट्रेनें, नैतिक साहस बहुत था। एक ऐसा हवाई जहाज का हादसा होता है तो कोई नहीं मरता और वो इस्तीफा दे देते हैं। आज आप उसका मतलब सोच भी सकते हैं। हालांकि अक्सर जो ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते हैं, मैं उनकी अंतर कथाओं के चलते कहता हूं कि वो सिर्फ नैतिकता के आधार पर नहीं होते हैं, चाहे वो उसमें और भी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, चाहे वो शास्त्री का इस्तीफा हो या फिर वीपी सिंह का बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा हो 1982 में, श्रीपति मिश्र आते हैं। खैर
तो माधव राव पे ये बात होती है, और आप जो बता रहे थे तो मुझे नरसिम्हा राव की फोन कॉल याद आती है कि माधव राव जी, आपके खिलाफ आरोप तो बिल्कुल रेत के ढुए की तरह ढह जाएंगे और आप ही मेरे सक्सेसर हैं। तो नरसिम्हा राव को भी ऐसा लगता था, या शायद वो उसके जरिए एक गांधी कोठरी को खुश रखना चाहते थे। जी जी, नरसिम्हा राव को पता था। देखिए, एक वही वाली बात करता हूँ, क्योंकि ग्वालियर घराने का महाराजा, और उसके बाद में नरसिम्हा राव जब निजाम के उसमें थे, और उसके बाद ये आकर के ये लोग आ जाते हैं इधर नागपुर में, मतलब संघर्ष की स्थिति में। और उस समय भी सिंधिया परिवार ने उनका भी जो था, और लोगों ने भी उनका देखभाल करी। ये जो वजीफे वगैरह का जो संदर्भ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, तो कहीं ना कहीं पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उनसे आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। पीवी नरसिम्हा राव ने उनके साथ बड़ी चोट करी। मुझे एक चीज का पता नहीं, मैंने इसका ध्यान नहीं उल्लेख किया किताब में या नहीं, कि माधव राव को उसके बाद उन्होंने अर्जुन सिंह से लड़वाया। पहले अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस बनाई, अर्जुन सिंह से लड़वाया, और माधव राव बड़े शक्तिशाली नेता थे। अर्जुन सिंह उस वजह से कामयाब नहीं हुए क्योंकि खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति में माधव राव थे। उसके बाद जब 96 का चुनाव आता है, 95 का में के समय, तो हवाला घोटाले में, हवाला के नाम के ऊपर वो माधव राव को भी उसमें लपेट देते हैं। और उसमें मुझे याद है, उन्होंने अभी आप उसे एक तरीके की एक एरोगेंस कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जिस परिवार का हाथ ऐसे रहा हो, आप देखिए सौरभ, ऐसे रहा हो, और उसको नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि ऐसे रहा। ये मुझे उनका हाथ याद है कि मांगा उसने, उसको किसी ने दिया, 10 लाख की रिश्वत ली। बहुत आहत थे। मुझे पता नहीं तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन माधव राव को लगा कि उनके मुंह पे किसी ने कालिक पोत दी है। और वो जिंदगी भर, मुझे लगता है, मैं इस विश्वास से कह सकता हूँ कि उनका मन पीवी नरसिम्हा राव से साफ नहीं था। आज पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बड़ा युग पुरुष बताया जाता है। देखिए, वो बहुत मतलब हाड़ मास के इंसान थे। युग पुरुष तो आप कह सकते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस में ऐसा नहीं है जिसने पीवी नरसिम्हा राव से चोट ना खाई हो। पीवी नरसिम्हा राव उतने भी बुरे नहीं थे कि जितना गांधी परिवार ने उनकी लेगेसी को तजने की कोशिश की, और उतने भी अच्छे नहीं थे कि युग पुरुष। ही वॉज अ पॉलिटिशियन who knew how to survive and due to political compulsions और उस समय की स्थितियां, उन्होंने करेज दिखाया। हम चर्चा करते हैं एक बार। जी, इस पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे प्रकरण है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, इस पर हम लोग फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि माधव राव सिंधिया 1999 में डिप्टी लीडर बनते हैं सोनिया गांधी के, आता तो उन्हें झटका भी लगता है कि ये प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वो भी फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि 1999 में जब सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी, तब भी मनमोहन सिंह का नाम चल रहा था। तो वो सब झटके लगते हैं, लेकिन फिर 2001 में उनकी मृत्यु हो जाती है उत्तर प्रदेश में कानपुर के चुनावी कैंपेन के लिए जाने से पहले। हम अब यशोधरा की पहले बात कर लेते हैं, फिर वसुंधरा पे आएंगे। यशोधरा वाले प्रकरण में जब वो अमेरिका से वापस आ गई और 1998 में पहली बार चुनाव लड़ती हैं, वो सब जाना। शिवपुरी वर्सेस पिछोर, शिवपुरी उनकी सीट, और पिछोर जहां से उस समय की 2002 में जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष थी उमाश्री भारती, वो चाहती हैं कि ये चुनाव लड़ें केपी सिंह के खिलाफ। माइनिंग माफिया कुछ लोगों की नजर में और माइनिंग बैरन कुछ लोगों की नजर में। तो तब इनकी जो टसल होती है, और शायद पहली बार उमा भारती और सब लोगों को सिंधिया परिवार की बीजेपी में क्लाउड का भी नए सिरे से अंदाजा होता है। क्या थी ये टसल शिवपुरी वर्सेस पिछोर की? जी, देखिए, भाजपा का एक मतलब राजनीतिक संस्करण कहिए या एक अध्याय है जो महल के खिलाफ रहा है, और वो वहां की पूरी उनकी राजनीति महल के खिलाफ रही है। और मेहमान पवैया जैसे नेताओं की। जी हाँ, जी हाँ, नहीं, आज भी बहुत सोना, वैसे बहुत से आपको सक्रिय लोग, देखिए, हम क्या कहते हैं कि कोई 52% वोट से जीत जाता है, तो हम उसका ये ध्यान नहीं करते कि लोकतंत्र में 48% वोट तो उसके खिलाफ रहे ना, तो 48% लोग तो उसके खिलाफ रहे। तो उमा जी जो आई, उमा जी अपनी मतलब शक्ति ताकत पे उन्होंने दिग्विजय सिंह को 2003 में बहुत बुरे तरीके से परास्त किया, और उससे पहले वो उनको एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी प्रोजेक्ट कर दिया था, और उन्हें लगा कि ये सिंधिया किस खाते में आते हैं। तो वो जो था एक फिर मैं यहाँ महिला होने का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो इसमें इतना रेलेवेंस नहीं है, लेकिन उन्हें वो महल के खिलाफ राजनीति करनी थी, और उन्हें लगा कि अभी महल में कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य बस उस समय सांसद बने ही थे, और उनकी उस तरीके की पकड़ नहीं थी, नौसिखिए थे।
और उन्हें लगा कि ये कहाँ से, और वो सब भूल जाते हैं कि राजमाता ने भाजपा को बनाने में कितना त्याग, बलिदान और अपना संपत्ति आर्थिक खर्च की, सहायता। जाती थी। तो वो चीजें जो है ना वो हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो वसुंधरा है या यशोधरा, दोनों का मैं खास तौर से बात कर सकता हूँ, उन्हें इस चीज का हमेशा एहसास रहा कि राजमाता ने जो किया वो मतलब अम्मा साहब को वो स्थान जो है नहीं मिला, या जो मिलना चाहिए था। ये आज भी भाजपा में उनकी उस तरीके की बात नहीं होती है जो इसीलिए यशोधरा एक मीटिंग से भी वॉकआउट कर गई थी, भोपाल में उनकी तस्वीर नहीं थी। जी, जी, जी। तो जगह-जगह के ऊपर जो है सिर्फ़ एक उसका झांसी की रानी वाला एपिसोड नहीं था, बल्कि जगह-जगह उन्हें लगता था कि हमारी माँ ने जो इतना त्याग और बलिदान करा, खून-पसीने से भाजपा को बनाया, उसमें नहीं। क्योंकि समय के साथ जो आदमी अपने दम-खम के ऊपर चुनाव जीतता है, उसको अपना उसको लगता है कि वही सब कुछ है। और इस चीज़ को ख़ास तौर से यशोधरा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि राजस्थान की राजनीतिक परिस्थिति थोड़ी अलग थी, और वहाँ जो थी वसुंधरा जो थी शुरू से ही संगठन वगैरह में जुड़ गई, उनको थोड़ा बहुत अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह का भी समर्थन मिला। लेकिन यशोधरा राजे को जो था मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने जो भतीजा मतलब उसकी जो एक राजनीतिक विरासत है उसके खिलाफ लड़ना पड़ा, दूसरी तरफ भाजपा में जो महल के खिलाफ जो लोग थे उनके खिलाफ लड़ना पड़ा, और जो बड़े बड़े नेता थे, क्योंकि अब तक तो इतनी बार वो 4-5 बार जीत चुकी है कि वो कहीं मुख्यमंत्री पद के आसपास होनी चाहिए या उसकी दावेदारी होनी चाहिए। लेकिन सौरभ आप देखिए, अगर हम आपसे पूछें या किसी से भी पूछें कि 5 भाजपा के बड़े नेता मध्य प्रदेश के बताएं, तो लोग शिवराज सिंह चौहान के साथ नरोत्तम मिश्रा का नाम लेंगे, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय वाला, और हो सकता है लोग प्रभाष झा का भी नाम ले लें जो ग्वालियर से आते हैं, एंटी महल रहे हैं, लेकिन यशोधरा जी का नाम ना आए। तो मुझे लगा है कि ये थोड़ा उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, वसुंधरा पर आते हैं। ये प्रकरण मुझे आपने संकेत पर्याप्त दे दिए कि आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है वो समझ जाएगा कि इंदिरा सरकार के वो कौन से मंत्री थे जो होटल के स्वीट में वसुंधरा से मिलना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि तुम अपनी मदर की रिहाई के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकती हो, और वसुंधरा झिड़क देती हैं बुरी तरह। एंड दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ वसुंधरा एज वेल, स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड और मैं वो प्रकरण अभी नहीं जिक्र करूंगा, लेट पीपल एक्सप्लोर दैट प्रकरण। लेकिन वसुंधरा राजनीति में आती हैं, भिंड से चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, लेकिन फिर धौलपुर से 1985 में जीतती हैं। ये धौलपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि धौलपुर तो वो शादी के बाद 1-1.5 साल ही रही। फिर आपने जैसे लिखा कि एक दिन हेमंत सिंह फौज फाटे के साथ निकल गए और फिर उन्होंने एनलमेंट के लिए, ये 1972 में ही हो गया था मेरे ख्याल से, 71-72 में ही। जी जी। तो फिर वो धौलपुर चुनाव लड़ने क्यों जाती हैं? मतलब उसके पीछे क्या था? भैरव सिंह शेखावत, वाजपेयी साहब, क्या था मामला पूरा? मुझे लगता है देखिए वसुंधरा एक बहुत मंझीवी राजनेता है, और मुझे लगता है कि अगर हम सिंधिया परिवार में अगर हम राजनीतिक विरासत की बात करें तो वहाँ 2 तरीके के स्ट्रीम चल रहे हैं। एक तो जैसे जीवाजी राव हुए, उसके बाद माधव राव हुए, फिर जो हम एक मेल हायरार्की अगर एस्टेब्लिश करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, इस तरह का एक लाइनअप होता है। और एक दूसरा एक महिलाओं का लाइनअप होता है जो मतलब राजमाता है, राजमाता की 2 बेटियां जो सक्रिय राजनीति में है, वो वसुंधरा और यशोधरा। तो वसुंधरा जो है वो बिल्कुल एक उसकी मतलब जो जुझारूपन है वो उन्हें उनसे विरासत में मिला है, और उन्होंने हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना, समझना और उस पर अमल करना। ये देखिए आसान काम नहीं होता है सौरभ, कि जहाँ के ऊपर उन्हें एक तकलीफ और दर्द मिला उस जगह से जाकर के चुनाव लड़ना और वहां अपने आप को एक बहू के रूप में स्टैब्लिश करना। ये आपको, अगर हम भारतीय राजनीति का इतना भी समय नहीं है, मैं बताऊं बहुत सी जगह ऐसा हुआ। इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा प्रदर्शनी थी, उनके भी फिरोज गांधी से ऐसे बात नहीं रही, लेकिन बहुत अच्छे संबंध नहीं थे अगर हम एक उसका किताबी दुनिया में एक उसका विवरण करें। लेकिन वो गांधी नाम जो है वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गया। लोग आज जो नेहरू गांधी परिवार के विरोधी हैं उसको कुछ और रंग देते हैं,
मैं उसको नहीं मानता। मेरा मानना ये कि इंदिरा गांधी ने उसको एक तरीके से पकड़ लिया। तो इसी तरीके से वसुंधरा राजे ने धौलपुर घराने को या धौलपुर की जगह को अपने आप को बहू साबित कर दिया। और उसके बाद वो जातीय समीकरण, ये जो राजपूत होते हैं, जो गुर्जर समाज है, जो दूसरे समाज है, जाट समाज, सबको उन्होंने अपनी तरफ ले लिया उसी ताने बाने से। ये आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बड़ी गूढ़ सोच होती है और अपने बारे में कोई मुगालता नहीं है। सिंधिया परिवार के सदस्य, मैं उनके साथ गया हूँ, वो गाड़ी में एसी नहीं चलाते। आप कह सकते हैं कंजूसी की बात नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि एक राजघराने का परिवार है, तो अगर एसी से उतरेंगे, एक तो छींकें आएंगी, खांसी आ सकती है, जुकाम हो सकता है, लेकिन उसके साथ उन्हें लगता है वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। तो ये उन्होंने अपना एक नया तरीके से चार्टर अपनाया और बहुत ज्यादा लोगों से गंदे मैले बच्चों को गोद में ले लेना, घुल मिल जाना, उनके साथ बैठ के खाना, ग्रामीण अंचल में बिल्कुल अपने आप को उसी रूप से ढाल लेना, उसी तरीके की भाषा में संवाद करना, ये तमाम चीजें हैं कि एक दिन में नहीं आती और ये एक्टिंग नहीं है। इसके लिए आदमी को बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए। ये 24 घंटे का काम होता है दिन में, और वो सब उन्होंने बखूबी किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें जो है वसुंधरा राजे को पूरे 100 में से 100 नंबर देने चाहिए। और उनकी और प्रमोद महाजन की जुगलबंदी 2003 के चुनाव की, मतलब जी देखिए, अब वो प्रमोद महाजन को वहां की जो राजनीति थी और उसमें जो भैरव बाबा जो कहलाते हैं, भैरव सिंह शेखावत, उनको वो बड़े कद्दावर नेता थे। और वो उसी तरीके के, जैसे आज मोदी जी को येदियुरप्पा का, मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसा थोड़ा सा उतने व्यवहारिक रिश्ते नहीं होते हैं जितने राजनीति में उम्मीद की जाती है। तो वहां के ऊपर प्रमोद महाजन जो है गुणा भाग करके वाजपेयी जी को ये सुझाव देते हैं कि ये करिए और महिला बन जाएगी, और इसको पूरा देश विदेश में, खासतौर से राजस्थान जैसी भूमि में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री होती है, उसका एक अपना एक मैसेज जाएगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा। और वाजपेयी जी उसके लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ बहुत से नेता, रजवाड़े, पुरुष प्रधान समाज में वसुंधरा राजे धमाकेदार एंट्री करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीतती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी महारानी नहीं समझा। लोगों ने महारानी उनको कहा, उन्हें अपने बारे में कोई मुगालता नहीं रहा। जी, वसुंधरा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक प्रकरण का और जिक्र करना चाहूंगा। अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष के टसल को लेकर बहुत बात होती है। ललित मोदी के लिए उन्होंने जो चिट्ठी लिखी कथित तौर पर, उसकी बहुत बात होती है। उन सब चीजों पर तो लोग किताब में खोज लेंगे। आई फाउंड आतिश तासीर्स आर्टिकल इन अ वेरी बैड टेस्ट। आपके किसी परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंध है, उस संबंध के हवाले से आप बहुत सारी बातें जानते हैं, और हम जानते हैं कि आतिश तासीर की माँ जो पत्रकार भी रही हैं, तवलीन सिंह, और वसुंधरा राजे बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन आतिश तासीर जिस तरह से उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स को लेकर टिप्पणी करते हैं, और आपने उसका जिक्र करते हुए जिस तरीके से रखा, वो मुझे बड़ा सुकून बख्श रखा। आप अगर उसके बारे में कुछ बात करना चाहें तो। देखिए, मुझे एक हमेशा से लगता है कि भारतीय राजनीति में हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन एक चीज को हम अभी भी उस तरीके के पूरे उसको सम्मान या जगह नहीं दे पाए हैं, और वो है महिलाओं का राजनीति में जो स्थान होना चाहिए या जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आदर और सम्मान, उसको हम एक समाज, एक राजनीतिक संस्कृति के रूप में नहीं दे पाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं। देखिए, जो एक तरीके का शौक फरमाना जो है, वो एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति है किसी का। और हम जानते हैं, सौरभ और हम और आप, कि एक तरीके से कोई 70% लोग जो हैं इस तरह के उस तरह का शुगल करते होंगे, लेकिन किसी को ये पुरुष के बारे में कभी ये नहीं कहा जाता कि वो 8 बजे के बाद उसकी क्या गतिविधि है। और महिला के बारे में हम ये चीज बहुत आसानी से कह देते हैं। इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजमाता सिंधिया हो, चाहे वसुंधरा राजे का जो एक मैंने वो मंत्री के रूप में उल्लेख किया हो, या चाहे जयललिता हो, सबको, या मायावती हो, ऐसे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ
और हमेशा उन्हें अपने चरित्र के बारे में, अपना जो कंडक्ट होता है, अपने आप को कैसे लोगों के सामने पेश करें, उसके लिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। आदमी को कोई उसकी पूछताछ या कोई उँगली नहीं उठाता। और इस पहलू के ऊपर जो है, तो मुझे ये सब क्योंकि इसको दर्ज भी करना था, लेकिन उसको मैंने अपने हिसाब से संवेदनशील ढंग से पेश करने की कोशिश की है कि महिलाओं का राजनीति में जो आई है और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की है, उसको हम समझें। और सिर्फ इस तरह का जो एक गॉसिप का मामला होता है या कुछ बात कही जाती है, वो उसको हम बढ़ा चढ़ा करके, नमक मिर्च मसाला लगा करके ना पेश करें। बिल्कुल। हाँ, मतलब वसुंधरा की कार्यशैली से आपके राजनीतिक इत्तेफाक ना इत्तेफाक हो सकते हैं, डेमोक्रेसी में होने भी चाहिए, लेकिन वही चीज है कि निजी आदतें कितनी सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हैं कि मुझे दुरुस्त नहीं लगा वो भी। ज्योतिरादित्य पर आते हैं। बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आपने की किसी के हवाले से कि महाराज को सब जानते हैं, लेकिन महाराज कितनों को जानते हैं और उनके कुर्ते में जेब नहीं है। आप अगर बताएं, आपने हालांकि ये चीज बहुत अच्छी की कि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिस तरह की रस्साकशी हुई उसका आपने जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में किस तरह साहू का, ताम्रध्वज साहू का नाम फाइनल हो गया, फिर सबने वीटो कर दिया, फिर टीएस सिंहदेव का नाम आया तो साहू ने वीटो कर दिया, फिर मोतीलाल वोरा आते हैं, फिर बात नहीं बनती है, फिर अहमद पटेल आते हैं और भूपेश बघेल को पुश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो लग रहा था कि जैसे दिग्विजय सिंह की एक ट्वीट ने पलड़ा पलट दिया कमलनाथ की तरफ। क्या था वो प्रसंग, इनके दावे का आधार और प्रसंग? मुझे लगता है कि वहीं राहुल गांधी का थोड़ा नौसिखियापन, थोड़ा राजनीतिक रूप से मतलब अनाड़ीपन हम कहें, वो आ गया, क्योंकि वो एक तरीके के दुविधा में थे और उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम नौजवानों को नहीं आगे करेंगे तो नुकसान होगा। और उसके साथ साथ जो पार्टी में जो बड़े बड़े, जैसे आपने दिग्विजय सिंह का हवाला दिया कि इनके साथ इतने एमएलए हैं, इतने साथ उनके एमएलए हैं, राहुल गांधी ये आकलन करना भूल गए कि तमाम एमएलए जो हैं वो मूल रूप से कांग्रेस के हैं या उनके साथ है। ये सब कहना कि इतने एमएलए के साथ इतने, उनका वो मुझे लगता है थोड़ा सा एरर ऑफ जजमेंट हुआ। और मुझे लगता है इसीलिए कि राहुल गांधी अभी भी संगठन के मामले में उतने निपुण नहीं है। देखिए 2003-4 में वो आ गए थे, अगर 4 से भी हम गिने तो आज जो है 17 साल हो गए। वो 17 साल में अभी बहुत कुछ सीख जाता है सौरभ, लेकिन वो इस तरह के पैंतरेबाजी नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे लगता है संगठन के मामले में वो मिसफिट हो जाते हैं। और उसमें देखिए एक और चीज वो बड़ी दिलचस्प होगी जिसका इस किताब में इतना उल्लेख नहीं हो पाया है, वो ये है कि राहुल गांधी को लगता है कि क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, तो उनके पिता और दादी और सोनिया गांधी मतलब एक तरीके से बिहाइंड द सीन इतनी शक्तिशाली नेता रही। उन्हें लगता है कि पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ के जो लोग हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो अपने सचिन पायलट हो, उनकी वो भावना नहीं होगी। वो राजनीति में आए हैं 10 काम छोड़ करके। वो आज भी ये लोग जितना मुझे प्रतिभा नजर आती है सचिन में, आज वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होता, फौज में जाता तो वो एक मतलब बहुत अच्छी हायर पोस्ट के ऊपर होते, जनरल की पोजीशन में आ चुके होते। इस तरह के तमाम लोग जो थे प्रतिभावान लोग, ये क्यों आए हैं? ये अपने अपने जौहर दिखाने, अपने हाथ दिखाने आए। इनको ये नहीं है कि इनको 2 जून की रोटी मिल जाए या ये कंफर्टेबली रहे। और उनको जब उसमें जगह नहीं मिली तो वो बेचैन होकर उधर उधर चले गए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपना मॉडल, अपनी मनोस्थिति इन लोगों पे थोपने की कोशिश करी, जिसमें वो नाकामयाब रहे और जिससे खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दिग्विजय सिंह तो देखिए पुराने चावल हैं और वो उनका तो काम ही है, मतलब वो राजनीति करें या कमलनाथ जी हैं वो करते रहेंगे, लेकिन ये नेता को अपर हैंड होना चाहिए। देखिए राजनीति इंदिरा गांधी के साथ भी सबने करी, जो पूरा उस जमाने का ओल्ड गार्ड था सिंडिकेट में, लेकिन इंदिरा गांधी समझ गई। आपको मैं जरा चलते चलते बताता चलूं, जो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को, के कामराज, जिन्होंने इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से बचाया और प्रधानमंत्री बनाया और बहुत कुछ जो एक झगड़ा हुआ था 69 के स्प्लिट में, तो कामराज को बाद में इंदिरा गांधी ने किनारे कर दिया। कामराज
हिंदी और अंग्रेजी दोनों उनकी कम थी, लेकिन एक सेंटेंस बड़ा उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा, कद के छोटे थे सौरभ, तो कहते थे कि बिग मैन्स डॉटर, मतलब नेहरू की बेटी, बिग मैन्स डॉटर, स्मॉल मैन्स मिस्टेक, छोटे कद के आदमी की गलती। तो वो रहा। तो ये चीजें राहुल गांधी को समझनी होंगी, नहीं तो आने वाले समय में और धोखे खाएंगे। बिल्कुल। एक बड़ी दिलचस्प चीज आपने बताई, जो कमलनाथ का विधायकों को इंटैक्ट रखने का फॉर्मूला था, इंदिरा भवन जाओ, रजिस्टर पे दस्तखत करो और चीजें ले जाओ। प्रियंका चतुर्वेदी वाला जो इशू जिस तरह से ज्योतिरादित्य ने डील किया, वो बिला शक उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दिखाता है। जी देखिए, और यही मुझे लगता है कि वो उनका एक इमोशनल डिसीजन रहा। एक आदमी जो इतने गहरे रूप से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और ऐसी चीज में कि उसको अपनी पार्टी को बचाने के लिए या पार्टी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसने एक अच्छा एक चेहरा जो था, जो कांग्रेस की एक भावी एक अच्छी कुशल नेत्री हो सकती थी, उनको भी मतलब खो दिया। इसीलिए तो मुझे लगता है कि वो बाद में आकर के, क्योंकि जो आपने बात करी जो चीफ मिनिस्टर्स का जो चयन था, मुझे लगता है राहुल गांधी को लगता था कि 19 में लोकसभा के चुनाव कुछ अलग होंगे और हो सकता है एक ऑल्टरनेटिव खिचड़ी सरकार बने, और उस खिचड़ी सरकार में ये तमाम लोग जो थे, जो ज्योतिरादित्य या कमलनाथ और अशोक गहलोत, उनके मन में कोई फॉर्मूला चल रहा था कि एक ग्रुप जो है वो उधर चला जाएगा और दूसरा ग्रुप राज्यों में आ जाएगा। ओल्ड गार्ड को सरकार वो बनाने के क्रम में accommodate किया जाएगा, ऐसा कुछ। और वो कर देगा, और एक तरीके का वो अघोषित रूप से एक आश्वासन दिया गया था। और वो 19 की हार बहुत ही मतलब बुरी और कांग्रेस के लिए दर्दनाक रही, और वो राहुल गांधी किसी स्थिति में नहीं रहे। और उसमें सिंधिया जी को ये लगा, ज्योतिरादित्य को, कि जो उसके बाद जो कमलनाथ जो वहां पैंतरेबाजी कर रहे थे और जो इस तरह की राजनीति कर रहे थे, उन्हें लगा कि या तो राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे या करना नहीं पाते, करना नहीं चाहते। दोनों स्थिति में उन्हें लगा कि मेरे लिए अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं रही। तो एक भावनात्मक निर्णय रहा। देखिए, ईगो बड़ी चीज होती है सौरभ, आप उसको कम ना आके कभी। एक प्रकरण हुआ था, आपने भी टेलीविजन पे देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, मेरे ख्याल से किसानों का मामला था या कुछ था, या मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, सड़क पे उतर जाऊंगा। और कमलनाथ जी का वो मेरे ख्याल से 10 सेकंड का बाइट था, वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं तो उतर जाए, और वो उतर जाए को मतलब लेकर के उनके दिल में जो है लग गया। क्योंकि एक मतलब वो होता ना कि भाई ये तो देखो हमारी खुलेआम आंखों देखिए इंसल्ट हो रही है। अभी देखिए सिद्धू और मतलब फिर विषय से भटक रहा हूँ, सिद्धू और महाराज मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह में भी हो सकता है यही बात आए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, कैप्टन को लगा कि उनका अनादर हो रहा है, तो आप देखिए ये महाराजे जो है ना, ये अनादर को अच्छे से नहीं हजम कर पाते। एक आखिरी चीज, आपकी किताब को पढ़ते हुए कई सूत्र भी मिलते हैं। मतलब अमर सिंह अब दुनिया में नहीं है। अमर सिंह का जिक्र आता है किताब में जब माधवराव सिंधिया जगमोहन डालमिया के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और 1 वोट से जीतते हैं, और अमर सिंह मैनेज कर रहे थे माधवराव सिंधिया का चुनाव। फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से माधवराव सिंधिया के कनेक्शंस के जरिए ही अमर सिंह एक बड़े मीडिया हाउस से इंट्रोड्यूस होते हैं। और फिर आपकी किताब में जिक्र आता है कि उन मीडिया बैरन के यहाँ लंच होता है जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य बैठते हैं, और एक ट्रूस का फॉर्मूला है जिसपे अमल नहीं हो पाता है। तो लुटियंस दिल्ली का व्हील अपनी ही गति से घूमता है। अरे सौरभ, आपने बड़ा अच्छा वो बात कही, और इससे मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और सुनने वालों और देखने वालों को कह रहा हूँ कि ये जो मोदी सरकार में या भाजपा का ये जो वो है ना, जो कहते हैं खान मार्केट गैंग, ये बड़ा मतलब मुझे अटपटा और गलत लगता है, अनुचित है। दरअसल जो जो आपने अभी बात कही, वो लुटियंस गैंग, वो यही होता है। बड़े बड़े लोग, मतलब जो मीडिया ओनर्स, जो बड़े प्रतिष्ठित घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, क्रिकेट और फिल्म और राजनीति का जो एक तरीके का मिश्रण जिसको हम आईपीएल में भी कई बार देखते हैं, वो सब चीजें ज्यादा है। ये कहना, अरे वो खान मार्केट में कोई कॉफी शॉप में जाने से कोई वो नहीं, और खान मार्केट में तो आप जाइए, आज नहीं पहले से मैं बता रहा हूँ कि आपको भाजपा या भाजपा के पृष्ठभूमि के लोग, बहुत से लोग नजर आएंगे। वो एक चीज है कि आप मतलब आप जो है
जो सभी बात लें, क्योंकि प्राइस बदलते रहते हैं। क्या जो 10 रुपए की चाय आप वहाँ 150 रुपए में पी रहे हैं, 50 रुपए की कॉफी आप वहाँ 250 रुपए में पी रहे हैं, वो बात तो बनती है खान मार्केट में। लेकिन खान मार्केट में ये राजनीतिक जो मैं षड्यंत्र भी नहीं कहूंगा, जो राजनीतिक जोड़ तोड़ या जो एडजस्टमेंट होता है, ये तो देखिए क्लैरिजेस में होता है। अब नाम भी नहीं लूंगा, होटलों का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन 5 सितारा कहा जा सकता है, 5 सितारा का होता है। चलिए राशिद किदवई साहब, आपने एक बहुत दिलचस्प किताब लिखी है, द हाउस ऑफ सिंधिया, सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग, जिसे रोली बुक्स ने छापा है। जी मैं भी दिखा दूं? हाँ, आप दिखा दीजिए, स्क्रीन पर भी वो एडिटर साहब लगा देंगे इसकी तस्वीर। इस किताब के कुछ प्रसंगों की हमने चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ ही प्रसंग हैं। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो सब भरे हुए हैं और पूरी किताब के जगह जगह पन्ने मुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, किताब बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपका मुझे मतलब किताब पढ़ने का भी अंदाज बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपने उस किताब के जो मतलब छुए अनछुए पहलू जो है, सब चीजें आपने पकड़ ली। उमूमन देखिए, लेखक जो है ना, कुछ चीजों से मतलब राजनीतिक लेखक के हिसाब से मैं बता सकता हूँ और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कुछ चीजें हम हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम लोग जो है ऐसे ही मतलब चाहते हैं कि वो पाठक बस पढ़ के निकल जाए, क्योंकि उसमें हमारे पास या तो पूरा तथ्य नहीं होते हैं, या पूरा हमारे पास उतना जो एक साहस होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन आपने वो तमाम चीजें पकड़ ली और ये दिखाता है कि आप बहुत एक कामयाब इंसान हैं। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। आज की किताब वाला में इतना ही। आप अब और कौन सी किताब पर चर्चा चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो राय हो वो भी जरूर लिखें, क्योंकि संवाद का सिलसिला दो तरफा होना चाहिए और लगातार चलता रहना चाहिए। राशिद किदवई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।